हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए जनरल साइंस के हमारे जो सेशन चल रहे हैं उसमें हम मैटर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम करेंगे क्लासीफाई मैटर को। ठीक है। सो अभी तक हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली कर ली है जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स में मैटर को बांटा था। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे इस सेशन में मैटर का। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि पिछले सेशंस को जरूर फॉलो करें। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा जियोग्राफी और अब जनरल साइंस के सेशंस। कॉन्सेप्ट चैनल पर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री की, एंशियंट, मेडिइवल, ऑल्सो मॉडर्न। इन सभी सेशंस को फॉलो करें। इन सभी सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। इन सभी सेशंस को देखना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी यूपीएससी सीएससी को टैकल करने के सारे फंडे जो है इन्हीं सेशंस में धीरे धीरे मैंने एस्टेब्लिश किए हैं। सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब के सेशंस को कॉम्प्लीमेंट करती हैं स्पेशल लाइव क्लासेस। उन स्पेशल लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकेंगे अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, जिससे आपको रेगुलर अपडेट जो है वो मिलती रहे। स्पेशल क्लासेस में मैंने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हमने हिस्ट्री के प्रीलिम्स रिलेटेड, और अब ज्योग्राफी के सेशंस में करवा रहा हूं तो ज्योग्राफी के एमआईक्यूज और पीआईक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा ज्योग्राफी प्री प्लस मेंस चल रही है तो मेंस के पीवाईक्यू भी करूंगा, मेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी आंसर राइटिंग भी करेंगे ज्योग्राफी की हम। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस मेरे चल रहे हैं जिसमें पेपर 1 के सेशंस अभी चल रहे हैं। पेपर 2 के सेशंस जो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे वो आपके लिए जीएस 1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेंगे। तो अगर आपका ऑप्शनल कोई भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑप्शनल की पेपर 2 की सीरीज आपके लिए क्रूशियल हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ जुड़े, और अगर आप अभी तक स्पेशल क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो आप नहीं जानते कि कितनी इंटरेक्टिव है हमारी क्लासेस, क्योंकि मैं लाइव आता हूं उन क्लासेस में और जो एम आई क्यूज और पी वाई क्यूज में करवाता हूं उनमें जो पोल्स करवाता हूं मैं, राइट, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम होता है। आप अपने डाउट्स देयर एंड देन रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप जहां मर्जी चाहें बैठकर, जहां इंटरनेट अवेलेबल हो, आप इन सेशंस को देख सकते हैं। ठीक है। सो स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड करें और लेटेस्ट आपको अपडेट अगर स्पेशल क्लासेस की चाहिए तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। और अभी रिसेंट में हिस्ट्री ऑप्शनल का नेक्स्ट सेशन प्री हिस्टोरिक इंडिया हम जो है वो कवर करने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जुड़े इन सभी सेशंस के साथ। ऑलराइट। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। ठीक है, जितनी मर्जी चाहे बार आप इन वीडियोस को, स्पेशल जो लाइव क्लासेस होती हैं जो प्लस प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल है, वो आप रिपीटेडली देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा प्लस से बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर मिलेंगे आपको। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा फीचर्स मिलें। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड, पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। आप जो भी टेस्ट देंगे उन टेस्ट का एनालिसिस आपको दिया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर रहेंगे आपके आइकॉनिक प्लान में। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें आइकॉनिक बैचेस को और 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लें तो ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन अगर आप अलग से लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो ऑफर लें जिसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिले। ठीक है। उसके अलावा 10% डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं चौहान सर हिस्ट्री, और मुझे मिलता है आप लोगों का सपोर्ट। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड यूज माई कोड दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप करते हैं अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक प्लान्स को सब्सक्राइब। और प्रीलिम्स 2021 के लिए अब जो है 60 ही दिन रह गए हैं, उसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 45 डेज के क्रैश कोर्सेज बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन बाइलिंगुअल मीडियम। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट। 15,000 रुपीज पर आप 2 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस एंड एनालिसिस बैच प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कवरेज दी जाएगी, एक ईयर करंट अफेयर का राउंड अप मिलेगा, एक्सेस टू ऑल क्रैश कोर्सेज एंड एक्सेस टू प्रैक्टिस सेशंस। टू एनरोल मेक श्योर यू यूज माय कोड दैट इज चौहान_सर_हिस्ट्री और अवेल कीजिए डिस्काउंट और मुझे दीजिए आप अपना सपोर्ट। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो लोन प्रोवाइड करता है अनअकैडमी आपको, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं।
हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप लोन का प्रोसीजर एक्सेस जरूर करें। एंड टू अवेल 10% डिस्काउंट मेक श्योर यू यूज माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा तमिल बैचेस शुरू हो गए हैं, प्रीलिम स्कोर बूस्टर 1 ईयर के 2 ईयर के बैचेस ये शुरू हो गए हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सभी बैचेस के साथ, राइट, ताकि आप सेशंस पर मिस ना करें। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी, चुनौती, पाथफाइंडर, वर्ल्ड अफेयर्स टू अनलॉक। मेक श्योर यू यूज माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। हम मैटर पढ़ रहे थे, ठीक है, और पिछले सेशन में हमने क्लासिफिकेशन, हमने समझा था कि मैटर क्या है। हमने समझा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, और हमने फिर पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। याद होगा आपको कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, पार्टिकल जो है वो मूवमेंट में रहता है, ठीक है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पर हमने फिजिकली क्लासिफाई किया था मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो 2 और स्टेट्स थे मैटर के, लेकिन वो इतनी अबंडेंस या नेचुरली जो है वो अवेलेबल धरती पर नहीं होते बड़े लेवल पर, ठीक है। सो नेचुरली अवेलेबल बड़े लेवल पर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैंने पिछले सेशन में आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर समझाया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। सो आई होप आपने पिछले सेशन जो है वो फॉलो किए होंगे और फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझा होगा, पार्टिकल नेचर को समझा होगा, ठीक है। पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? सबसे छोटे पार्टिकल्स अभी तक जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अदर देन दैट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट। ये सब हम अब धीरे धीरे एस्टेब्लिश करेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ताकि आपको पार्टिकल नेचर अच्छे से समझ आए, राइट। और फिर आप अगर आप फिजिक्स में हायर स्टडी करेंगे तो, या आपने करी होगी, तो पार्टिकल के बाद फिर वेव नेचर भी हमें समझने को मिलता है, ठीक है। तो खैर, पार्टिकल नेचर तो आई होप आपको समझ आया ही होगा मैटर का। अब हम समझेंगे, हमने क्लासिफाई किया था पिछली बार मैटर को, फिजिकल क्लासिफिकेशन की थी मैटर की, जिसमें हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बांटा था। क्यों? अगर यहां पर हम ऐसे मैटर लिखते हैं, ठीक है, तो मैटर की 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बांट दिया था। केमिकल में हम 2 तरह के मैटर कह सकते हैं, या तो बिल्कुल प्योर मैटर होगा, ठीक है, या तो मैटर क्या होगा? मिक्सचर होगा, राइट। या तो बिल्कुल प्योर मैटर होगा या तो मिक्सचर होगा, सिंपल एज दैट, है ना। मतलब कि अब मिक्सचर क्या है? एक या एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स से जुड़कर अगर कोई मैटर बना है, दैट मीन्स वो एक मिक्सचर है। और एक ही जैसे पार्टिकल से जुड़कर अगर मैटर बना है तो आप कहेंगे वो क्या है? प्योर मैटर है। लेकिन दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, आपके दिमाग में तुरंत जो है वो सवाल आना चाहिए कि सर आप फंडामेंटल यूनिट मैटर की किसे मानकर चल रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का फंडामेंटल यूनिट मान के चल रहे हैं मैटर की, या आप एटम को फंडामेंटल यूनिट मानकर चल रहे हैं मैटर की? तो ये जो क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स या सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, यहां पर आप फंडामेंटल यूनिट मानकर चलें एटम को, ठीक है। एटम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन हमें समझने में आसानी हो जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्यों तोड़ना, है ना। हमें समझने में, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एटम जो है वो बने बनाए हमें, देखिए जब मैं आपको ओरिजिन ऑफ मैटर वगैरह सारी चीजें समझाऊंगा ना जियोमॉर्फोलॉजी में, वहां पर हम समझेंगे कि एटम कैसे डेवलप हुए हैं, है ना। जो नेबुलर, क्या बोलते हैं, जो नेबुला या स्टार डस्ट है, उससे धीरे धीरे एटम्स कैसे डेवलप हुए हैं आपको मैं समझाऊंगा। बट एटम को मान लेते हैं फंडामेंटल यूनिट। सो दैट मीन्स अगर एटम्स जुड़ गए आपस में, सेम तरह के एटम्स अगर जुड़ गए आपस में, तो आपका प्योर मैटर बन जाएगा, ठीक है। या तो अगर डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं तो आपका मिक्सचर तैयार होगा। और मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। और प्योर मैटर किस तरह के होंगे? या तो एलिमेंट्स होंगे या तो कंपाउंड होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मेटालिक होंगे, नॉन मेटालिक होंगे या मेटालॉइड होंगे। और कंपाउंड किस तरह के होते हैं? या तो ऑर्गेनिक होंगे या तो इनऑर्गेनिक होंगे। ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है मैटर का। लेकिन आज हमें यही समझना है, ठीक है। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ लिया है ना। आज हमें समझना है कि प्योर और मिक्सचर क्या होता है पहले तो, फिर हमें प्योर में समझना है कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं,
फिर हमें एलिमेंट में समझना है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या होंगे। कंपाउंड में समझेंगे हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होता है। और मिक्सचर में समझेंगे हम हेटेरोजीनस और होमोजीनियस और हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है। आज के टॉपिक का हमारा ये कोर्स रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या है हमारे पास, एलिमेंट होंगे या तो कंपाउंड होंगे। एलिमेंट क्या है, मेटालिक, मेटलॉइड और नॉन मेटालिक, आगे इनको डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक होंगे या तो इनऑर्गेनिक होंगे। मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस या तो हेटेरोजीनियस। राइट, क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। नाउ एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है। दैट मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन करी ना हमने, तो पहली जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, प्योर और मिक्सचर की, है ना। यानी केमिकली मैटर प्योर है या मिक्सचर है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस व्हाइल अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्सचर, ठीक है। कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है ना, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने आपको बोला ना कि फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी, एटम लेकर चल रहे हैं हम। तो वैसे तो अगर आप एटम को एनर्जी देंगे तो एटम भी स्प्लिट हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे प्लाज्मा बन जाता है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं न्यूक्लियस, राइट। तो एटम को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, बट हमें सो दैट मीन्स आप जो है वो, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं कर पाएंगे आप किसी भी, या मतलब सिंपल मेथड्स से आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स केमिकल मेथड्स या कॉम्प्लेक्स फोर्सेस या एनर्जीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप किसी प्योर सब्सटेंस को स्प्लिट, छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्योर सब्सटेंस किससे बना हुआ है, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ मैटर मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स। यानी अगर आपके सामने एक आयरन का बार पड़ा है तो वो क्या है, वो एलिमेंटल फॉर्म है आयरन की। वो सारे, उस आयरन के बार में सभी पार्टिकल Fe होंगे, यानी आयरन के एटम होंगे वो, ठीक है। उसको कहेंगे हम एलिमेंटल स्टेट ऑफ मैटर। और मैटर की एलिमेंटल स्टेट में क्या क्या हो सकता है आपको, या तो मेटल होगा, है ना, मेटालिक स्टेट होगी, या तो नॉन मेटालिक स्टेट हो सकती है, या तो मैटर जो है वो मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, या तो मेटलॉइड हो सकता है। तो वैसे तो मैं आगे चलकर केमिस्ट्री में ही आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा आगे डिटेल में। बट आज एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की उठानी, ठीक है। तो एलिमेंटल स्टेट आपको समझ आई ना, ठीक है। मैटर की एलिमेंटल स्टेट क्या है, जब एक ही सिंगल तरह के मैटर से, एक ही सिंगल तरह के एटम से जो है वो बना हो पूरा मटेरियल, ठीक है, जिसको आप फिजिकल, अब आप ना आयरन की रॉड को तोड़ सकते हैं, आयरन को पिघलाएंगे, लेकिन वो रहेगा तो आयरन ही ना। आयरन के एटम को, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए आपको सिंपल फोर्सेस नहीं लगेगी, थोड़ा आपको अगर आप फिजिकल फोर्सेस ही लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो आप हीट करने से, सिंपली हीट करने से या अदर फिजिकल फोर्सेस को लगाकर आप आयरन के एटम को तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ऐसे मैटर को आप कहेंगे कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर है, राइट। अब प्योर मैटर जो है वो एलिमेंटल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड जैसे कि H2O, ठीक है। H2O क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड ऑफ व्हाट, कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट लग रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, यानी दो एटम हाइड्रोजन के, और एक एटम जो है वो किसका लग रहा है, ऑक्सीजन का। ये दोनों जुड़कर जो है वो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड H2O, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। लेकिन अगर आप पानी लेंगे, ठीक है, अगर आप बर्तन में पानी लेते हैं तो पानी को तोड़ना, है ना, पानी एज H2O कंपाउंड बन गया ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो आपस में जुड़ा है केमिकल बॉन्ड्स से, जिसको तोड़ने के लिए फिजिकल फोर्सेस काम नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा आप पानी को हीट कर देंगे,
देखिए जैसे मैंने आयरन के केस में कहा है ना कि अगर आप आयरन की बार को हीट करते हैं तो वो आयरन की बार सिंपली पिघल जाएगी, लेकिन आयरन का जो एटम है वो टूटेगा नहीं। सिमिलरली पानी अगर कंपाउंड है और अगर आप पानी को हीट करते हैं तो पानी वेपराइज हो जाएगा, स्टेट बदलेगी, H2O का मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं। उसको तोड़ने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स फोर्सेस का इस्तेमाल या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिजिकल फोर्सेस ही चाहे आप लगाएं, लेकिन आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके जो पानी का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो मैं आगे आपको फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझाऊंगा, वहां पर वाटर को कैसे स्प्लिट किया जाता है और एनर्जी सोर्स की तरह क्या ये एक क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव की तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल्स हमारे लिए काम कर सकते हैं या नहीं। वी विल डिस्कस ओवर दैट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन, राइट। बट यहां पर पॉइंट ये है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में है, और एलिमेंट और कंपाउंड को आप फिजिकल फोर्सेस से तोड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा, तब जाके जो एलिमेंटल है या मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो टूटती है। ठीक है, वेयर एज मिक्सचर क्या है, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl है। अब सोडियम जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज और Cl नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। इस आयनिक बॉन्ड को आप केवल बॉईल करने से तोड़ नहीं सकते, या आप हीट करेंगे NaCl जो है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन सोडियम और क्लोराइड के बीच के बॉन्ड जो है वो टूटेंगे नहीं। ठीक है, इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये किस तरह का प्योर सब्सटेंस है, NaCl इज अ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये मिलकर बना है दो अलग अलग एटम से, है ना, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है। सो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, ये एक एलिमेंट है। Now this is a metallic element, this is non-metallic element. We will learn the difference in a while. और इनके बीच में जो है वो आयनिक बॉन्ड है। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड समझाऊंगा, देयर यू विल बी क्लियर अबाउट व्हाट एन आयनिक बॉन्ड इज, राइट, इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस से हीट करने से आप नमक को पीटते जाएं, आप सोचे मैं पीटता रहूं सोडियम और क्लोराइड अलग हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है सोडियम और क्लोराइड के बीच में। फिर आप कहेंगे कि सर अगर हम पानी में डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देते हैं, तब तो वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है ना, सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन बनता है। आगे समझाऊंगा कि सॉल्यूशन जो अगर आपने प्रिपेयर किया है तो वहां पर तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग हो गए ना। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको मैं जब सॉल्यूशन समझाऊंगा तब दूंगा कि जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो क्या वहां पर बॉन्ड टूट जाता है उनके बीच में, राइट। समझेंगे थोड़ी ही देर में आज ही सेशन में इसको। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं मिक्सचर क्या है। प्योर सब्सटेंस समझ गए ना, प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है आपके, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड की डेफिनेशन आगे आपको मैं देता हूं, वैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट समझते होंगे। मेटल्स क्या है आपके, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या है, ऑल द गैसेज आर दी नॉन मेटल्स, राइट, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन ये सारी जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। और कंपाउंड्स क्या है, मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड आपस में केमिकल कॉम्पोजिशंस में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ और कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ मिक्सचर क्या है, मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter or substance in any indefinite proportion. For example, milk, sea water, petrol, cement, etc. Now, मिक्सचर क्या होता है, इस जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर पानी का मॉलिक्यूलर बना रहे हैं। तो क्या आप कभी H2O2 को पानी कह सकेंगे? नहीं, ये जहर है और बहुत खतरनाक जहर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, बट अगर एक ऑक्सीजन आप हटा दें तो ये अमृत है ना, मतलब धरती पर पानी है ये, राइट। सो यानी कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पर जुड़ने से ही कोई एक कंपाउंड जो है वो बनता है और वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फिर दिखाएगा। यानी प्योर सब्सटेंसेस जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में जुड़े हैं। अगर तो वो एलिमेंटल फॉर्म में है तब तो फिर वो उसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि सेम ही तरह के पार्टिकल हैं। अगर वो कंपाउंड फॉर्म में है तो कहने का मतलब डेफिनेट होगा, यानी अगर आप एक ग्लास, एक लोटा भर पानी का लेंगे,
इसमें जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं वो सारे H2O होंगे। एक्सक्यूज मी। लेकिन एक मिक्सचर में क्या है, अब मान लीजिए इस पानी के लोटे में मैं नमक मिलाना शुरू कर दूं, तो मैंने क्या बोला था, पानी है, लिक्विड है, दैट मींस पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो जो सोडियम और क्लोराइड के आयन है वो क्या करेंगे, इन स्पेस में जाकर इनको जाने की मतलब रुकने की जगह मिल जाएगी, है ना। यानी मान लीजिए इस बर्तन में पानी है और ये पानी के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये बर्तन है, इसमें पानी है और ये पानी के पार्टिकल हैं। इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। अगर मैं ऊपर से इसमें चीनी मिला दूं, ये चीनी के पार्टिकल हैं, तो ये चीनी के पार्टिकल जो हैं वो क्या करेंगे, पानी के पार्टिकल के बीच में जाकर सेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको स्पेस है वहां पर, और क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। क्या NaCl H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, बट स्टिल NaCl H2O में घुल गया। तो वो गया कहां, वो दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस में गुम है। अब H2O का मॉलिक्यूल और NaCl के मॉलिक्यूल के साइज को हम आगे आने वाले सेशंस में कंपेयर करेंगे, तब और थोड़ी जो है वो क्लैरिटी बनेगी आपकी मिक्सचर को लेकर, ठीक है। लेकिन मिल्क है, जैसे अब आप मिल्क देखते हैं वो बिल्कुल सफेद रंग का होता है, ठीक है। मिल्क में पानी है, मैक्सिमम परसेंटेज मिल्क में पानी की है, फ्लूइड इसीलिए ये मिल्क, लेकिन उसके अलावा उसमें लैक्टोस है, ठीक है, शुगर है, लैक्टोस, उसके अलावा फैट के मॉलिक्यूल हैं, उसमें प्रोटीन के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और भी मिनरल्स हैं कई सारे, ठीक है। सो मिल्क जो है वो एक मिक्सचर है इन सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का। लेकिन ये मिक्सचर ऐसा है कि अगर आप मिल्क का चाहे एक चम्मच उठाएं या आप मिल्क का एक पूरा लोटा उठाएं, आपको लगेगा कि सेम है वो, ठीक है। खैर आगे समझते हैं क्या मिल्क होमोजीनियस है या नहीं है, आगे करेंगे इसको डिस्कस। उसके अलावा सी वाटर है ना, समंदर जो है, समंदर का पानी खारा है, क्यों, क्योंकि उसमें मिनरल्स घुल गए, उसमें सॉल्ट्स घुल गए। घुले कहां, वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में है गई, लेकिन उन्होंने H2O के साथ रिएक्ट नहीं किया। उसके अलावा पेट्रोल है, अब पेट्रोल में लेड डाला होता है, ठीक है। पेट्रोल जो है वो पूरी तरह ऑक्टेन नहीं होता, अब धीरे धीरे उसमें एथेनॉल मिलाने की बात चल रही है। कई कुछ मतलब हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल, हाई परफॉर्मेंस गैसोलीन फ्यूल में इथेनॉल और मेथनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सीमेंट है, अब सीमेंट में सिलिका भी होता है, सीमेंट में कैल्शियम भी होगा, सीमेंट में लाइम भी होता है, राइट। सो इट्स अ मिक्सचर, जुड़ा हुआ है, लेकिन वो केमिकली नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो फिजिकली जुड़ा है। और आप मिक्सचर को फिजिकल फोर्सेस से अलग कर सकते हैं। पानी में से, सी वाटर में से अगर सॉल्ट को अलग करना है आपको, तो उसको बॉईल कर दीजिए। पानी जो है वो आप पानी मतलब जो वेपर्स बनेंगे उनको आप अलग से कलेक्ट कर सकते हैं, और जो नीचे रह जाएगा वो सॉल्ट है। इसी तरह नमक बनता है, ठीक है। उसके अलावा आप सीमेंट को अगर आप मतलब अगर छानेंगे, ठीक है, तो या अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप सीमेंट के पार्टिकल्स को भी अलग अलग कर सकते हैं, उसमें से सिलिका, लाइम को, इन सबको अलग कर सकते हैं। वैसे बहुत फाइन होता है सीमेंट, अलग करना मुश्किल हो जाएगा, बट किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा मिल्क है, मिल्क को अगर आप चर्न करेंगे तो उसमें से बटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल फोर्सेस से आपने मिल्क के जो मतलब समझ रहे हो, फैट वाला जो पार्ट है उसको आपने अलग कर लिया, राइट। मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब दो तरह के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस एज द नेम सजेस्ट, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं ना वो सारे जो हैं वो मतलब होमोजीनियसली मिक्स्ड हैं। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। A homogeneous mixture is a mixture where the components that make up the mixture are uniformly distributed throughout the mixture and there are no visible boundaries or separation between components. अब एक ग्लास गर्म पानी में आप नमक घोल दीजिए, तो आपको पता नहीं चलेगा वो नमक गया कहां। एक ग्लास दूध में, गर्म दूध में आप थोड़ी सी चीनी डालें, आपको अगर आप एक सिप लेंगे तो भी आपको दूध उतना मीठा लगेगा, अगर चीनी अच्छे से घुल गई है। दो सिप लेंगे तो भी इतना, सबसे आखिरी वाला सिप होगा उसमें भी चीनी, उसमें भी दूध जो है वो उतना ही मीठा लगेगा आपको, बशर्ते चीनी अच्छे से घुली हो, ठीक है, मिक्स्ड हो अच्छे से। तो ये हुआ कैसे, केमिकली तो बॉन्ड हुआ नहीं वहां पर, नहीं, वहां पर मिक्सचर बना। दूध के पार्टिकल्स के बीच में जो है वो चीनी के मॉलिक्यूल जाकर छुप गए,
लेकिन जितना जितना चीनी का मॉलिक्यूल या चीनी के पार्टिकल यहां पर दो मतलब दूध के पार्टिकल्स के बीच में आए थे, उतनी ही प्रोपोर्शन में यहां पर आए हैं। ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट वाला फंडा हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड। अब दूध में चीनी घुल गई है, अब उस चीनी को अलग करना, मैकेनिकली अलग करना जो है वो मतलब छान के आप अलग नहीं कर सकते। मैकेनिकली अलग करना यानी फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे आप उसे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल स्पेस के बीच में चली गई अब वो। ठीक है, उसको फिल्टर आउट करने के लिए मतलब इतनी बारीक जो है वो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। ऑल्सो इंडिविजुअल केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स कैन नॉट बी सीन। अब अगर पानी के गिलास में आपने नमक डाला है तो आप नमक को फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे और ना ही वो नमक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो, लेकिन आप नमक के पार्टिकल को अलग से तैरता हुआ नहीं देख सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कहेंगे कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है, यानी दो सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया और आप दोनों की बाउंड्रीज जो हैं वो अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स द मिक्सचर इज होमोजीनियस। Only one phase of matter is present in a homogeneous mixture. For example, common salt and sugar dissolved in water, right? ठीक है, so अब पॉइंट एक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली वन फेज ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि दो अगर फेज ऑफ मैटर होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन सकता। यानी कि सॉलिड या तो सॉलिड होगा, गैस या तो गैस होगा, लिक्विड या तो लिक्विड, यानी कि दोनों चीजें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर आपने मिक्स किए हैं और अगर एक होमोजीनियस मिक्सचर आप बना रहे हैं तो या तो दोनों सॉलिड होने चाहिए, या तो दोनों गैसेस होनी चाहिए, या तो दोनों लिक्विड होने चाहिए, तभी जाके होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर सॉलिड और लिक्विड का भी तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, कॉमन सॉल्ट और शुगर भी तो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो ये तो सॉलिड और लिक्विड का होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं फर्दर एग्जांपल्स। राइट, हेटेरोजीनियस प्योर सब्सटेंसेस, आगे धीरे धीरे जो है वो मैं क्लियर करता हूं इन सारे डाउट्स को कि कैसे मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस, मतलब सॉलिड और सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कैसे बन सकता है, गैस और गैस का और लिक्विड का, और अगर यहां पर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे तो गैस भी तो मिक्स हो सकती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑक्सीजन को पानी में मिक्स कर सकते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी। राइट, सो देखिए, ओनली वन फेज ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा कहा जाना एंटायरली जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, वी हैव मेनी एक्सेप्शंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर, अच्छा एक बार होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स उठा लेते हैं। ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड, गैस टू गैस और लिक्विड टू लिक्विड। या एक सेकंड, मैंने आगे कहीं मेंशन किए होंगे, यस है आगे। ठीक है, यस आगे मैंने मेंशन किए हैं, सो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं अभी फिलहाल। Heterogeneous mixture is a mixture where the components that make up the mixture are not uniformly distributed throughout the mixture and there are visible boundaries of separation between the components. है ना, मतलब मान लीजिए आपने दूध में इलायची डाली तो इलायची का स्वाद तो आ रहा है, लेकिन इलायची का पत्ते, इलायची के दाने आपको तैरते हुए दिख जाएंगे दूध में, या नीचे सेटल्ड दिख जाएंगे। सो दैट इज एन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दो इट इज अ मिक्सचर, आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जोड़ा। ठीक है, लेकिन अलग से विजिबल है वो। राइट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी मैकेनिकली सेपरेटेड। अब आप इलायची, चाय की पत्ती को फिल्टर करके मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं अगर वो अलग से विजिबल है तो। वो अलग से विजिबल है, दैट मीन्स वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस में जाकर नहीं छुपे, नहीं इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर वो सेटल नहीं हुए, इसीलिए वो विजिबल है, इसीलिए उनको फिल्टर आउट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रीम इन मिल्क। अब दूध में जो मलाई होती है ना, ठीक है, वो पूरी तरह मिक्स नहीं होती। अगर आप दूध को चर्न करेंगे ना, ठीक है, दूध को अगर आप चर्न करेंगे, स्वेल करेंगे, तो जो फैट है वो ऊपर आ जाएगा। राइट, जिससे हम मक्खन निकालते हैं। राइट, उसके अलावा वेजिटेबल सूप, एक सूप के अंदर प्याज तैर रहा है, थोड़ा सा कैप्सिकम तैर रहा है, मतलब समझ रहे हैं हम, वेजिटेबल्स तैर रही है, वी कैन फिल्टर दैट आउट। उसके अलावा सॉइल,
अब सॉइल में हमस है, ठीक है, सॉइल में डिफरेंट मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉइल में जो है वो कंकर पत्थर है, उसको आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से सिलिका को आप अलग कर सकते हैं, आप सैंड को अलग कर पाएंगे, आप क्ले को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, अगर आयरन फिलिंग्स जो है वो सैंड में, समझ रहे हैं, सो दैट मींस हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, जहां पर आपको फिजिकल बाउंड्रीज नजर आ रही हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ठीक है। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस में मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं अच्छे से, ठीक है। On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. Element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. देखिए एलिमेंट क्या है, जैसे आयरन Fe जो है वो एलिमेंटल स्टेट है, ठीक है, कॉपर Cu एलिमेंटल स्टेट है, तो कॉपर का जो एटम होगा ना उसको आप जो है वो और कोई उसमें रिएक्शन करके देखिए तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन सिंपलर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से आप कॉपर को उसके मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नहीं तोड़ पाएंगे कॉपर के एटम को, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स फिजिकल, समझ रहे, कॉम्प्लेक्स फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो टूटेगा। टूट सकता है, हम ये नहीं मना कर रहे, अरे फिजिक्स जो है वो गॉड पार्टिकल्स तक पहुंच गया है, हम डार्क मैटर, एंटी मैटर की बात कर रहे हैं, हमने उनके लिए थ्योरीज प्रिपेयर कर ली हैं, तो एटम को स्प्लिट करना तो कोई बड़ी बात अब नहीं रही। एटम को स्प्लिट करना 20th सेंचुरी में बड़ी बात थी, 21st सेंचुरी में एटम स्प्लिट जो है वो हम कर लेते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एटम को स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल फिजिकल केमिकल प्रोसेस से आप नहीं कर सकते, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से एटम्स को स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तीन तरह के एलिमेंट हैं, धातु हैं, ठीक है, यानी कि मेटल्स हैं। मेटल क्या है, वो सारे एलिमेंट जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली, आइए देखते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो वो शाइन कर रहे होंगे, लस्चरस होंगे, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मेटल्स जो हैं वो लस्चरस होंगे, यानी जैसे आयरन है, सोना है, चांदी है, उनकी सरफेस क्या कर रही होगी, उनकी सरफेस जो है वो आने वाले इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन मेटल से कंपेयर करेंगे, नॉन मेटल एक ऐसा मटेरियल है जिसकी सरफेस जो है वो रफ है, आने वाला जो क्या बोलते हैं रेडिएशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब यूनिफॉर्मली जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कोई किसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपको एक लश्चर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, एक चमक देखने को नहीं मिल रही है उनकी सरफेस से, ठीक है। मेटल की सरफेस से जो रेडिएशन जो भी मेटल की सरफेस पर पड़ रहा है वो यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक होता है, जिससे हमें एक लश्चर देखने को मिलता है उनकी सरफेस से, ठीक है। रेडिएशंस क्या होते हैं, रेडिएशंस कैसे काम करते हैं, मेटल्स कैसे रेडिएट करते हैं, रिफ्लेक्शंस मतलब एटॉमिक लेवल पर रिफ्लेक्शंस को समझना हम धीरे धीरे एस्टेब्लिश करेंगे, उस लेवल की समझ भी, मत डरिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हैव सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर। अब मेटल के यही कलर होते हैं, सिल्वर के शेड होंगे या तो गोल्डन और येलो के शेड होंगे, ठीक है। अब देखिए कलर का क्या खेल है, अगर मैं आपको कहूं कि आप जो दुनिया देख रहे हैं वैसी वो दुनिया है नहीं, तो आप जो है वो क्वेश्चन करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपकी जो आंखें हैं वो केवल एक कैमरा है, मतलब समझ रहे हैं, लेंस है इसमें, ये एक क्या है, एक सिग्नल को रिसीव करने का मीडियम है, ये जो एक्चुअल इमेज प्रोसेस करता है वो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। इस लोब को क्या कहते हैं आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो जो हमारी आंखें हैं वो क्या करती हैं, वो लाइट्स को रिसीव कर रही हैं, लाइट को रिसीव करके हमारा जो ब्रेन है उन लाइट्स के माध्यम से क्या करता है, हमारा ब्रेन इमेज को प्रोसेस करता है। दैट मीन्स अगर आप ब्लैक कलर देख पा रहे हैं इस टी शर्ट का, दैट मीन्स आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस कर रहा है कि ये पर्टिकुलर रेडिएशन जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, अगर कोई सरफेस ब्लैक नजर आ रही है आपकी, दैट मीन्स उस सरफेस ने सभी रेडिएशन में से मैक्सिमम जो रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बहुत कम रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक किया, ठीक है, जिस वजह से कलर जो है वो कैसा दिखने लगा, ब्लैक। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, ब्लैक एक ऐसी सरफेस है जिसने सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया, ठीक है।
तो आपको कैसा दिख रहा है वो सरफेस? ब्लैक नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सरफेस है उसके ऊपर लाइट पड़ी और वो लाइट जो है वो आपकी आंखों में पड़ रही है और आपका दिमाग जो है प्रोसेस कर रहा है कि जो रेडिएशन आ रहा है ना सामने से, उससे जो कलर वाले सारे रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए मुझे वो ब्लैक नजर आ रहा है। आपका दिमाग ऐसे परसीव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कलर व्हाइट आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स उसमें क्या हुआ, उसमें सारे के सारे व्हाइट कलर के सारा रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है। तो खैर कलर के बारे में आगे आपको समझाऊंगा मैं। नाउ अगर कोई मेटल की सरफेस येलो कलर दिखा रही है, दैट मीन्स क्या हुआ, उसने बाकी सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया और येलो को रिफ्लेक्ट किया, यानी येलो और येलो के आसपास के कलर्स को रिफ्लेक्ट किया और वो आपकी आंखों में गया और आपकी आंखों ने मतलब वो लाइट जो मतलब समझ रहे, लाइट के माध्यम से जो रेडिएशन के माध्यम से मैसेज आया उसको केमिकल मैसेजेस में कन्वर्ट किया। वो केमिकल मैसेज आपके दिमाग में गए और आपके दिमाग ने इंटरप्रेट किया उसे कि ये तो गोल्डन कलर है, सेम गोज फॉर ये तो सिल्वरिश या ग्रेइश कलर है, ठीक है। तो खैर हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, हम इमेज प्रोसेस कैसे करते हैं, कलर वर्ल्ड कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बायोलॉजी वाले पार्ट में हम, या लाइट या विजन वाला जो टॉपिक हम करेंगे वहां पर हम क्लैरिटी से समझेंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या टॉपिक हमें आगे पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को समझना। समझ रहे हैं, साइंस की अगर आपकी बहुत डीप समझ होगी ना, तभी आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्राइमरी लेवल से ही पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस हमें बिल्कुल छोटी लेवल से पढ़ाया जाना क्यों शुरू कर दिया जाता है? ताकि जिंदगी के जो और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो तैनात बैठे हों एकदम, ठीक है। इसलिए छठी से लेकर 10वीं तक की साइंसेस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। देखा जाता है कि आपने स्कूल एजुकेशन में समझा है या नहीं समझा है, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को। नाउ दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चीज, अब मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। अब मेटल है तो सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है तो इसका क्या मतलब है कि उन पार्टिकल्स के बीच के जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस हैं वो उनके खुद की काइनेटिक फोर्सेस से ज्यादा है। तो अगर आप हीट देते हैं किसी मेटल को तो क्या होगा, राइट? मान लीजिए मेटल की रॉड है और यहां इसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरह पार्टिकल्स हैं, और आपने मान लीजिए इधर एक सेकेंड में पार्टिकल्स ड्रॉ कर लूं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। मान लीजिए यहां से मैंने हीट देनी शुरू करी तो होगा क्या, ये पार्टिकल्स जो है वो हिलना शुरू कर देंगे और तेजी से। तो ये हिलना शुरू करेंगे तो ये अगले पार्टिकल को हिलाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। अगर ये हिलने लगेगा तो अगला भी तो हिलने लगेगा ना। देखो मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है और ये इनके बीच का बॉन्ड है। अगर ये हिलने लगा तो ये बॉन्ड की वजह से दूसरा भी हिलेगा, ठीक है। ये पार्टिकल भी हिलने लगेगा, इसकी वजह से ये पार्टिकल भी हिलने लगेगा, इसकी वजह से ये पार्टिकल भी हिलने लगेगा। तो एक्चुअली जो हीट है ना, जो हमें हीट महसूस होती है वो पार्टिकल्स का मोशन होता है। हमारे जो नर्व्स हैं, हम अपनी सेंसेस के माध्यम से, अब देखिए चाहे वो हीट हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो ठंड हो, वो सब आपका दिमाग इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, आपका कॉन्शियस इंटरप्रेट कर रहा है वो। सो दैट मीन्स मान लीजिए ये सरफेस जो है वो गर्म है। गर्म होने का मतलब क्या है, इसके पार्टिकल चार्ज हैं, हिल रहे हैं, और मैंने इसको टच किया तो मेरे जो नर्व्स हैं ना, ठीक है, मेरी जो नर्व्स हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं, वो रिसीव करेंगी, ठीक है, पार्टिकल के मोशन को, राइट, वो रिसीव करेंगे पार्टिकल के मोशन को और वो बताएंगी किसे, मेरे नर्व्स एंडिंग को बताएंगे। और नर्व एंडिंग जो है वो केमिकल मैसेज दिमाग तक ले जाएगा और दिमाग में महसूस होगा दर्द, और हम हाथ जो है वो हटा लेंगे। तो दर्द महसूस करना बेसिकली एक हमारा क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो वो हमारे टिश्यूज को, हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो सेल्स हैं, वो भी पार्टिकल से बने हैं ना, उनके बॉन्ड्स को डैमेज कर देंगे वो। समझ रहे हैं, मैं बहुत डीप बात बता रहा हूं कि हीट कैसे डैमेज करती है हमारे सेल्स को और हम फील कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पार्टिकल का जो मूवमेंट है, जैसे ही आपके नर्व्स ने टच किया इस मूवमेंट को, उन नर्व ने तुरंत ब्रेन को बताया कि कोई चीज बहुत तेजी से हिल रही है, और वो हमें कैसे समझ आता है कि वो गर्म है ना, तो हम उसे हीट की तरह रिसीव करते हैं, राइट। सो
खैर ये तो थोड़ा मतलब बायोलॉजी साइड भी मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, ठीक है। नाउ कंडक्ट जो मेटल्स हैं, अब उनके बॉन्ड जो हैं वो ठीक ठाक, क्योंकि मेटल स्ट्रांग होता है तो उनके बॉन्ड्स जो हैं वो ठीक से जुड़े हुए हैं और थोड़े फ्लेक्सिबल से बॉन्ड्स हैं वो, तो उन्होंने हीट को जो है वो कंडक्ट कर दिया, पहली चीज। बट क्या यही सही फंडा आप इलेक्ट्रिसिटी पर भी लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं? अब इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब। तो दैट मीन्स जो मेटल्स है ना उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये मेटल्स है, मान लीजिए ये मेटल के पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के पास एक्चुअली क्या है, इनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक मेटल के रॉड में ना उनके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो एक दूसरे को दे सकते हैं, बैलेंस बनाकर रखना है ना, उनके ऑक्टेट्स उनको कंप्लीट रखने हैं। तो मान लीजिए ऑक्टेट्स आगे समझाऊंगा एक्चुअली क्या है, लेकिन इतना मान के चलिए कि हर एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो फिक्स्ड होती है हर एटम की, कि इतने होंगे इसके पास। तो अगर वो मेटल है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है वो फिक्स होगी, ठीक है। तो अगर आप यहां पर पोटेंशियल को चेंज कर देंगे, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, पोटेंशियल। हम अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी जब कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो वहां पर डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसी टेंडेंसी बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहता है, पोटेंशियल चेंज हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहता है, लेकिन ये एक मेटल की रॉड है, ठीक है। हर एक सेल के पास, हर एक क्या बोलते हैं एटम के पास जो है वो बराबर होना चाहिए, ये एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ये अगला मेटल जो है इसको दे देगा कि चल, ये अगला एटम जो है वो अपने पड़ोसी को दे देगा कि एक इलेक्ट्रॉन तू मेरा रख ले, ये अगले वाला इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन तो लूज हुआ ही नहीं ना, ठीक है। सर्किट अगर क्लोज होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, राइट। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, फ्लो कर गया। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो हम क्या कहेंगे उसे, कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है यहां पर, राइट। तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं, जो वो अगले अपने साथ वाले एटम को दे देते हैं कि ले तू रख ले, तेरे पास एक कम हो गया है, फिर वो अगले को देता है, ले तू रख ले। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल गई। तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल के जो आपस के बॉन्ड हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब आप किसी एक पार्टिकल की बढ़ाएंगे वो दो दूसरे के पास भी पहुंचा देता है, दैट मीन्स वो हीट भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो काफी डीप कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, या हीट को हम समझेंगे आगे डिटेल में, तो वहां पर ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज है, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर में ड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेटल का टुकड़ा है ना। अब मैंने आपको बोला ना कि मेटल के बीच के जो बॉन्ड्स है ना, आप मेटल को पीट सकते हैं, ठीक है। क्यों पीट सकते हैं, क्योंकि मेटल के बॉन्ड जो हैं वो, देखिए मान लीजिए ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच का बॉन्ड है। आप इसको, एक सेकेंड, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये इनके बीच का बॉन्ड है, ठीक है। आपने ऊपर से पीटना शुरू किया तो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही आपने ऊपर से पीटा तो हुआ क्या, यहां पर इस तरह पंच हो गया, ये मान लीजिए मेटल, ठीक है, ये पंच हो गया, और जो बॉन्ड था वो एक पार्टिकल यहां चला गया और दूसरा पार्टिकल यहां आ गया, बट इनके बीच में बॉन्ड बरकरार है, बॉन्ड नहीं टूटा इनके बीच में, ठीक है। तो इनकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, बट बॉन्ड बीच में नहीं टूटा। खैर, डक्टिलिटी क्या होती है इतना डिटेल में नहीं जाते, यानी कि बस पॉइंट आप इतना समझिए कि मेटल्स के बीच के जो बॉन्ड है ना, अगर आप मेटल को पीटेंगे वो तो टूटते नहीं है वो, राइट। आप मेटल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। जब आप मेटल को तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीच के बॉन्ड टूट गए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये मेटल की रॉड है, आयरन की रॉड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस आयरन की रॉड को आपने बीच से काट दिया कटर से, ठीक है, बीच से काट दिया और दो आयरन की रॉड्स बन गई। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यहां पर बीच के जो आयरन के एटम थे क्या वो दो हिस्से में टूट गए, या इधर वाले और इधर वाले आयरन के एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया? नहीं, एक्चुअली हुआ ये, हाँ इस तरह कह सकते हैं कि दो एटम के बीच के बॉन्ड टूट गए, ठीक है। हमने फोर्सफुली जो है वो, मतलब यहां पर जो बॉन्ड थे उनको फोर्सफुली तोड़ दिया। तो यस, अगर आप पीटते हैं मेटल को
तो उनके बीच के बॉन्ड टूट भी जाते हैं, उनको आप खींच भी सकते हैं, ठीक है, लंबी वायर्स जो है वो उसको उससे बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि डक्टाइल होगा और मेलिएबल भी होगा। मेटल को आप पीटेंगे उससे शीट बन जाएगी, मेटल को ड्रॉ करेंगे उससे वायर बन जाएगी, ठीक है। उनके बीच के बॉन्ड जो है वो अगर आप काटेंगे फिजिकली तो टूट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटते, ठीक है, बॉन्ड टूट भी जाते हैं फिजिकल फोर्सेस अगर आप लगाएंगे थोड़े से जोर से, राइट। उसके अलावा हैमर करेंगे तो शीट्स बन जाएंगी, डक्टाइल हैं। ये दोनों पॉइंट तो हम आगे धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर ही लेंगे, ठीक है। उसके अलावा सोनोरस होते हैं मेटल। अब साउंड जो है ना वो वेव्स में ट्रेवल करती है, ठीक है। और मेटल के पार्टिकल्स आपस में क्या है, देखिए इस तरह मेटल के पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं ना, मैंने कैसे बनाया था, एक सेकेंड, यस, इस तरह मेटल के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो साउंड ट्रेवल करती है वेव्स में। जो मैं बोल रहा हूं, मेरा जो लिरिंग्स है ये वाइब्रेट कर रहा है, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, और एयर के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो आपके कान तक पहुंच रही है, और आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा है, और तब आपका दिमाग जो है वो उस वाइब्रेशन को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ साउंड ट्रेवल्स। लेकिन साउंड जब मेटल को टच करती है ना, तो वो मेटल के, समझ रहे हैं, पार्टिकल है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, साउंड भी क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है ना, क्योंकि वेव में ट्रेवल कर रहा है। वो पार्टिकल्स को टच करता है, पार्टिकल्स हिलना शुरू कर देते हैं, अगला पार्टिकल हिलता है, फिर अगला पार्टिकल हिलता है। जिस तरह हीट से पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, सिमिलरली साउंड एनर्जी भी इसी तरह पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करती है। हेंस मेटल्स आर ऑल्सो सोनरस इन नेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, दे लस्टर, ठीक है। उसके अलावा हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल मेलिएबल होते हैं, सोनरस होते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटल आर क्या क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, मरकरी। अच्छा, मरकरी का एग्जांपल उठाते हैं। मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप मरकरी को, पारे को हाथ में लेंगे तो वो पिघल जाएगा। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली लिक्विड एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। जैसे ब्रोमीन जो है वो एक क्या है, लिक्विड है, इट इज अ नॉन मेटल, बट मरकरी इज ऑल्सो अ लिक्विड दैट इज नॉन मेटल। आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे कि क्या और कोई मेटल है ऐसा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके अलावा नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। वैरायटी ऑफ कलर्स का मतलब क्या है, पिंक भी होगा, ग्रीन भी हो सकता है, येलो, ब्लू, कई कलर के होंगे। दैट मीन्स कई तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट बैक करते हैं वो, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। दैट मीन्स उनके बीच के जो बॉन्ड्स है ना, जो इंटर पार्टिकुलर जो बॉन्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हीट को यूनिफॉर्मली कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे बॉन्ड यहां पर होंगे पार्टिकल के, वैसे थ्रू आउट हो, ताकि हीट एनर्जी जो है वो आगे पहुंच जाए। लेकिन एक नॉन मेटल में जरूरी नहीं है कि बॉन्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो। मतलब मान लीजिए यहां पर हीट कर रहे हैं तो इधर इतना सा एरिया हीट हो गया, जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी इस तरह, इस मतलब कोने तक पहुंचे। दैट मीन्स जो इंटर पार्टिकुलर बॉन्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, मतलब चेंज नहीं दिखेंगी आपको बॉन्ड्स की। इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है मोस्टली। उनके जो लास्ट ऑक्टेट, उनका जो ऑक्टेट होता है, उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हर एक एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो हर एक ही डिमांड कर रहा है। अगर हर कोई एटम ही डिमांड कर रहा होगा तो एक कोई मतलब एक एटम दूसरे को क्यों देगा अपना फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉइंट ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके पास, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही नहीं है। बट विद एन एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट। आप मुझे बताएंगे क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, ठीक है। उसके अलावा लस्टरस नहीं होते, सोनरस नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते। आप उनको पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड्स है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए मेलिएबल और डक्टाइल इसलिए है क्योंकि उनके बीच के जो बॉन्ड्स है ना वो यूनिफॉर्म है, एक चेन में, तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं, उनको पीट सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के बीच के जो इंटर पार्टिकुलर बॉन्ड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। हो सकता है कि 15-20 एटम की एक चेन ऐसे जा रही हो, फिर एक चेन ऐसे जा रही हो, फिर एक चेन ऐसे। आप जब उसको पीटेंगे तो वो चेन अलग हो जाएंगी, तो आप उसको पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आप उससे शीट नहीं बना सकते, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि क्या कोई ऐसा नॉन मेटल है जिसको आप जो मेलिएबल या डक्टाइल हो, ठीक है।
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स कौन कौन से, जैसे गैसेज है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, कोल या कोक, उसके अलावा ब्रोमीन लिक्विड होता है, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो पीरियोडिक टेबल जब आपको मैं करवाऊंगा तो वहां पर मेटल और नॉन मेटल को हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे, मत घबराइए, ठीक है। नेक्स्ट, मेटेलॉइड क्या है। अब मेटेलॉइड कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, ठीक है, राइट। जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड। आगे जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तो मेटेलॉइड्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, फिर उसके बाद नहीं कर पाता सर्टेन टेम्परेचर के बाद, ठीक है। अब मुझे बताएंगे जर्मेनियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से हमने इसको मेटेलॉइड में रखा है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कंपाउंड्स की। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया 2 और मोर, क्योंकि प्योर सब्सटेंस है ये, ठीक है। तो 2 और मोर एलिमेंट्स डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मिले, और मिले कैसे, फिजिकल बॉन्ड ना बनाए कोई, या ऐसा नहीं है इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर छुप गया, केमिकल बॉन्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का लेना देना या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। अगर ऐसा कोई मैटर है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड्स बनाए, आयनिक कोवेलेंट, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसे कंपाउंड कहेंगे, राइट। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 2, ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। उसके अलावा H2O है ना, ऑक्सीजन, H2O है, ये क्या है, दीज ऑल आर कंपाउंड्स। CH4 है ना, मीथेन, दिस इज अ कंपाउंड, राइट। अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू अ सिंगल कार्बन एटम। अब ये 2 हाथ क्यों बनाए मैंने, एक एक क्यों बना रहा हूं मैं, इनको वैलेंसी कोवैलेंसी के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये धीरे धीरे आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग से समझेंगे। अब मिक्सचर्स आर फर्दर, अब देखिए ये तो है कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के एग्जांपल तो हम अथाह आगे कंसीडर करेंगे ही, ठीक है, बट बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई। मिक्सचर को फर्दर आप जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो है वो रह गया हमारा, प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड की बात करी ना मैंने, तो कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक होंगे या तो इनऑर्गेनिक होते हैं। आइए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझते हैं। अब ऑर्गेन वर्ड ऑर्गेनिज्म यानी जीवित चीजों से जुड़ा हुआ आपको लगता है, ठीक है, और ये है भी। जब तक लैब्स में यूरिया को यानी NH2CONH2 is the formula for urea, या CONH2 whole twice, this is the formula for urea। इसको जब तक लैब में नहीं प्रिपेयर कर लिया गया ना, आप मुझे बताएंगे किसने किया। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आगे समझाऊंगा, डिटेल में बात करेंगे यूरिया के ऊपर। जब तक यूरिया को लैब में नहीं बना लिया गया ना, तब तक ये माना जाता था कि जीवित जितने भी लिविंग बीइंग्स है इस धरती के ऊपर, उनके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सब कैसे कंपाउंड्स हैं, उनको कहा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी मैमल्स हैं वो यूरिया, या और भी जानवर, वो यूरिया बेस्ड जो है वो वेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हम यूरिन क्रिएट करते हैं, कोई यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए वो यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था उसे। कब तक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या मानी जाती थी, कि जो जीवित जानवरों से निकले हुए कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जब लैब में यूरिया को बना दिया गया, ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बदल गई। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, ऐसे सभी कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बने हैं, यानी जिसमें बेस चेन में क्या हो, कार्बन हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, सभी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे एसोसिएटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज दी
मतलब वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन। अब कार्बन के पास चार बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, चार हाथ होते हैं उसके पास, ठीक है। वो चार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर सकता है, या तो उसको दे दो चार इलेक्ट्रॉन्स, राइट, या तो वो चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है किसी के साथ। तो इसी तरह हमें कार्बन और हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी जुड़ते हुए बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे एंड वी विल कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बेस क्या है? बेस है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन चेंज होनी चाहिए, उसके ऊपर हाइड्रोजन और अन्य सारे मतलब एलिमेंट्स जो है वो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल जुड़े, तो आप क्या कहेंगे उनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बदले में इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गए? जिनके बेस चेन में कार्बन हाइड्रोजन ना हो, जैसे NaCl, ठीक है। NaCl इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बेस चेन में कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। या CaCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। दीज ऑल आर व्हाट? देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है यहां पर। CaCl2 है, कैल्शियम और क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, राइट। तो आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन और उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको क्या कहेंगे आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। खैर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक हम ले जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं मिक्सचर्स कितने तरह के होते हैं, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, इनमें डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किस किस तरह के थे? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, है ना। अब हम सस्पेंशन और कॉलॉइड्स को देखते हैं क्या है। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अ सॉल्यूशन हैव अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन, लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों हो सकते हैं। सॉल्यूट क्या है? सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड, सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट, अ सब्सटेंस विच अलाउज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब पानी में आप नमक मिला रहे हैं तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है, राइट, जिसमें आप सॉल्यूट इज समथिंग, अ मैटर, एक मटेरियल, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मिलाया जा रहा है, जो कि मिलने जा रहा है किसी में, ठीक है। और जिसमें मिलने जा रहा है उसको क्या कहेंगे आप? सॉल्वेंट कहेंगे। इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ऑब्वियसली जो लार्जर अमाउंट में होगा उसी में ही स्मॉलर अमाउंट मिल रही होगी, ठीक है। पानी में चीनी मिलाई जा रही है, दूध में पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। सो दूध का बर्तन क्या हो गया? बड़ा, मतलब मान लीजिए 1 लीटर दूध में 200 ml पानी मिलाया जा रहा है, या 800 ml दूध में 200 ml पानी मिलाया जा रहा है, तो 800 ml क्या है? दैट इज सॉल्वेंट। 200 ml पानी क्या है? दैट इज सॉल्यूट, राइट। ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर मैंने आपको सीधा एग्जांपल दे दिया लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन का। सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स मे बी ऑफ एनी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो ये है, देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि एयर है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों क्या हैं? आपकी गैस और गैस हैं। ये दोनों जुड़कर क्या बना रही हैं? ये मेजॉरिटी कंपोनेंट्स हैं हमारे एयर के। सो ये दोनों जुड़कर क्या बना रही हैं? एयर, राइट। तो क्या आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिख रही है? नहीं, क्योंकि वैसे तो पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, इनके इंट्रा पार्टिकुलर स्पेसिस में घुसने की जरूरत नहीं है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड, जैसे सोडा वाटर है। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सोडा वाटर अगर पीते हैं तो उसमें जो हमें फिजीनेस महसूस होती है, एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स की जाती है पानी के अंदर, ठीक है। और जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं, बॉटल का कैप खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रेशर रिलीज होता है। अब वो मतलब, और गैस जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इसीलिए हमें वो एक पॉप साउंड या फिजीनेस महसूस होती है सोडा वाटर की, राइट। सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, एज आई सेड, विनेगर, एसिटिक एसिड और वाटर, या मिल्क में वाटर, ठीक है। विनेगर यानी कि सिरका। उसके अलावा सॉलिड इन लिक्विड, सी वाटर, है ना, समुद्री पानी, उसमें पानी और पानी में सॉल्ट घुला हुआ है। अच्छा देखिए, एयर में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली है क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो, मतलब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, या इस तरह कहेंगे आप सॉल्वेंट वो जिसकी संख्या ज्यादा हो, ठीक है। मतलब जो ज्यादा वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, जो ऐसा सब्सटेंस जो ज्यादा
क्या बोलते हैं नंबर्स में हो, उसके मोल्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर में हो, राइट। अब मोल क्या है, मोल वर्ड का ही क्यों इस्तेमाल किया मैंने, मोल कॉन्सेप्ट आगे आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिक्विड इन सॉलिड, डेंटल अमलगम, जो दांत में फिलिंग लगती है ना, ठीक है, सिल्वर से आपने फिलिंग देखा होगा, वो मरकरी और सिल्वर से बनी होती है, ठीक है। सिल्वर सॉल्वेंट में मरकरी को सॉल्यूट किया जाता है, मिलाया जाता है, और फिर डेंटल अमलगम तैयार होता है, उसको आप फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट। उसके अलावा सॉलिड इन सॉलिड, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, उसके अलावा स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, या निक्रोम है, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। सोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होमोजीनियसली मिक्स्ड है वो, ठीक है। सो कॉपर में जिंक मिलाया जाता है तो ब्रास बनता है, कॉपर में टिन मिला देंगे आप तो क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। ये हमें कॉपर एज समझने में भी, ब्रॉन्ज एज समझने में भी मदद करता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की। द पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 10⁻⁻⁹ मीटर। आप मुझे बताएंगे -9 को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, माइक्रो होगा या सिंबल क्या होता है बेसिकली, आप मुझे सिंबल बताएंगे, ठीक है। आगे हम फिजिक्स में इन सिंबल्स को स्टडी करेंगे। इन डायमीटर एंड हेंस कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। अब पार्टिकल्स जो है क्या एटॉमिक फॉर्म में हो, बहुत छोटे हैं, नहीं देख सकते आप उनको नेकेड आइज से। दे डोंट स्कैटर लाइट। अब सॉल्यूशन में पार्टिकल इतना छोटा है कि लाइट उनसे टकराकर फैलती नहीं है, लाइट उनके बीच से गुजर जाएगी, ठीक है। यानी कि लाइट बेसिकली क्या है, फोटोन ट्रेवल कर रहे होते हैं, फोटोन पैकेट्स में ट्रेवल करते हैं, समझाऊंगा आगे लाइट जब टॉपिक समझाऊंगा, राइट। तो मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें पानी था, इसमें हमने नमक मिला दिया और यहां से जला दी हमने टॉर्च, ठीक है। अब टॉर्च की जो लाइट्स है ना वो इसमें से क्लियर पास हो जाएगी, दैट मीन्स आपको जो है वो बीच में से पाथ, लाइट का पाथ नहीं नजर आएगा, जबकि लाइट का पाथ ये है, इल्यूमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन के वो इतने छोटे हैं कि लाइट उनसे टकराकर फैल नहीं रही, ठीक है, लाइट उनके बीचों बीच से, उनके साइड से गुजर जा रही है, इसलिए इल्यूमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है सॉल्यूशन में, राइट। द पाथ इज ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है। द सॉल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट मैकेनिकल मेथड, जैसे कि फिल्ट्रेशन से आप सॉल्यूट पार्टिकल को, अब नमक पानी में घोल दिया तो आप छान नहीं सकते नमक को, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है मिक्सचर और सॉल्यूशन में? इन अ मिक्सचर substance are generally just mixed in such a manner that components can be separated, ठीक है। अब मिक्सचर में आप सेपरेट कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए क्या बोलते हैं, however in a solution substance are dissolved completely and they cannot be filtered out। मिक्सचर मान लीजिए आपने दूध में जो है वो जैसे मैंने बोला था ना, दूध में आपने इलायची डाल दी, तो वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसको आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूध में चीनी घोल दी है तो वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस तक पहुंच जाएगी, तो उसको फिल्टर आउट आप नहीं कर पाएंगे, वो एक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है। मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। मिक्सचर में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। दे ओनली हैव फिजिकल इंटरेक्शंस। फिजिकल इंटरेक्शन या तो क्या होगा, एक दूसरे सरफेस टच हो रही होगी, और छोटे, ज्यादा ही छोटे पार्टिकल होंगे तो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर वो छुप जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे। सवाल जो है वो घुमा फिरा कर इस पर पूछा जा सकता है, या फर्दर और आगे कॉन्सेप्ट जो आएंगे उनको समझने के लिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑस्मोसिस को। अब ये ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। नाउ अ प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट। नाउ ऑस्मोसिस जो है वो वाटर से रिलेटेड होता है, अदरवाइज गैसेस के लिए हम डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स के लिए भी, जनरली फ्लूइड्स के लिए भी आप डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वाटर बेस्ड फ्लूइड्स के लिए आप ऑस्मोसिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। A process by which water molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated solution। क्या मतलब बना इसका? देखिए, मान लीजिए ये एक बर्तन है,
इसके बीच में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, जैसे कि अनियन की जो पतली सी लेयर होती है ना, ठीक है, प्याज काटिएगा उसमें एक पतली सी आपको लेयर मिलेगी कई बार, ठीक है, अनियन की 2 लेयर्स के बीच में आपको एक पतली सी लेयर मिलेगी, उसको आप कह सकते हैं दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्यों है समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन बीच में लगाई और यहां पर मैंने पानी डाला हुआ है इन दोनों के बीच, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन बेसिकली इस साइड के लिक्विड को उस साइड जाने नहीं दे रहा है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये कुछ पार्टिकल्स को मूव करने देगा अपने बीच में से और कुछ पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देगा। अब मान लीजिए इस साइड में मैंने घोल दिया सॉल्ट, ठीक है, तो इस साइड में सॉल्ट डाल दिया मैंने, अब यहां पर सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और इस साइड जो पानी था उसमें सॉल्ट के पार्टिकल नहीं है, दैट मीन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कहां है ज्यादा, इधर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और इधर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है। सो दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा क्या कि पानी जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। आइए इस लाइन को फिर से समझते हैं और देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दी क्या इसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में मौजूद था, ज्यादा मात्रा में क्या था यहां पर वाटर था, ठीक है, और सॉल्यूट क्या है यहां पर, सॉल्यूट इज सॉल्ट, ठीक है। लेकिन जब आपने सॉल्ट को पानी में डाला तो वो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है ना, सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस में चले गए, सॉल्यूशन तैयार हो गया ना वहां पर एक, ठीक है। tend to pass through a semi permeable membrane from a less concentrated solution into a from a less concentrated solution into a more concentrated one, right। अब देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो मैंने समझाया और जो यहां स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट है। मैंने कहा कि हायर कंसेंट्रेशन से, यहां पर हायर कंसेंट्रेशन है, यहां पर लोअर कंसेंट्रेशन है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट हुई, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है, सॉल्वेंट टेंड टू, कई बार लिखा होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही चीजें आज समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से। सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर टेंड टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू अ मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पर सॉल्ट और वाटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जब मैंने सॉल्ट यहां पर मिला दिया, इस साइड मैंने सॉल्ट मिला दिया, तो अब मुझे बताइए कि वाटर की कंसेंट्रेशन कहां ज्यादा है, वाटर कहां ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाटर की कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा है, इधर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इधर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। सो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है। अब सॉल्वेंट यानी कि वाटर की लेस कंसेंट्रेशन कहां है, इधर है, वाटर यहां से अपनी हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन वाटर के इंटर, क्या बोलते हैं, इंटर जो पार्टिकुलर जो स्पेस है उसमें सॉल्ट छुपा है, वो सॉल्ट भी साथ में मूव कर जाएगा, तो सॉल्ट अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव कर गया। आई होप ये फंडा समझ आया होगा, ठीक है। अकर्स थ्रू अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल चेंज है ना। यहां पर वाटर जो है वो कम कंसेंट्रेशन में है, यहां पर वाटर जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में है, तो वाटर अपनी लेस कंसेंट्रेशन से मोर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन वाटर अपने स्पेसिस के बीच में किसको लेकर जा रहा है, सॉल्ट को लेकर जा रहा है, तो सॉल्ट अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। अकर्स, अच्छा ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बिल्कुल नेचुरली होगा, ठीक है। हम जब बहुत समय तक पानी में खेलते रहते हैं या पानी में हाथ रखते हैं तो आपको दिखता होगा हाथ की स्किन जो है वो ऐसे मतलब रफ सी हो जाती है, तो वहां पर ऑस्मोसिस हुआ है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अकर्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड ओपनिंग द स्टोमेटा, ठीक है। अब नेचुरली और कहां कहां होता है, एग्जाम्पल है कि जो पानी
को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे। वैसे तो मैं आपको जाइलम क्या है, मतलब पानी की जो मूवमेंट है, वाटर साइकिल प्लांट में कैसे काम करता है, वो आगे बॉटनी वाला पार्ट जो बायोलॉजी में रहेगा वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली वहां हो क्या रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। सो ऑस्मोसिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो हमारे आसपास होता है, ठीक है। अभी आई होप आप अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टूडेंट्स को ऑस्मोसिस जो है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, डाउट रह गए होंगे। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑस्मोसिस के। बायोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जहां पर हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये वाटर मूवमेंट, राइट। अब देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अ प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट पासेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन in the direction opposite to that of natural osmosis when subjected to a hydrostatic pressure greater than osmotic pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आई गेस ये पॉइंट जो है वो अभी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आपको जनरल थीम बता देता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। सेम बर्तन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है, इधर हमने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। ये आगे सॉल्ट के पार्टिकल, राइट। तो अ प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट passes through semi permeable membrane in the direction opposite to that of natural osmosis. तो वाटर वैसे इधर से इधर मूव करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर से प्रेशर डाल रहे होंगे तो वाटर इस साइड से दूसरी साइड मूव करेगा, यानी वाटर अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करेगा। इसको कहेंगे आप रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप जब डालेंगे, पानी के ऊपर अगर आप प्रेशर डालते हैं तब, खैर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे फिजिक्स में, वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स क्या है तब जाके आपको क्लियर होगा ये, राइट। ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अकर्स अगेंस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन या लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा था। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है क्योंकि आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। यहां पर समझाऊंगा मैं आपको, जब हम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम समझ रहे होंगे ना अलग अलग, वहां पर आपको मैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इट इज इन इट द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड थ्रूआउट द सॉल्यूशन इन बल्क एंड कैन बी इजिली सीन बाय नेकेड आई। जैसे मैंने कहा ना, दूध में इलायची मिला देंगे, सो दैट्स अ सस्पेंशन। हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, किस तरह का है, सस्पेंशन है। हियर पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट do not dissolve in the solution and are rather suspended, right? पार्टिकल, अब इलायची इतना बड़ा है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस में नहीं जा सकता भाई। इलायची दिख रहा है और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, पहली बात तो, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड। अच्छा, अब मान लीजिए ये पानी है और पानी में आपने छोटी छोटी पत्तियां, डस्ट वगैरह मिक्स कर दी और उसको आपने स्टर कर दिया, तो ऐसे वो घूम रहे हैं पानी में, सेटल नहीं है अभी, घूम रहे हैं इस तरह, ठीक है। और फिर आप लाइट सोर्स जो है वो यहां पर लेकर आ गए और लाइट की बीम आपने पास करवाई, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो लाइट की बीम उनसे टकराएगी, लाइट रेज उनसे टकराएगी और वो स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। सो इल्यूमिनेट हो जाएगा पाथ ऑफ लाइट, जो कि हमें दिखने लगेगा। इसको आप कहते हैं बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसको कहेंगे हम टिंडल इफेक्ट। आगे समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। द सल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस। मैंने बोला ना, आप स्टर करेंगे तभी जाकर वो बैठेगा। आप इलायची मिलाएंगे दूध में तो वो इलायची कुछ समय बाद नीचे जाकर बैठ जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है सस्पेंडेड रहते हैं जब तक वो मूव करते रहेंगे, फिर वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे ग्रेविटी के एक्शन से। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंस उनके पार्टिकल बहुत बड़े हैं तो उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑब्वियसली, यानी कि वो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर नहीं छुपे। नेक्स्ट आएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मटेरियल is evenly suspended into a liquid. The particles of a colloidal are uniformly spread throughout the solution. colloidal solution क्या है, particles तो हैं लेकिन वो evenly फैले हुए हैं, right? Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture
एग्जाम्पल मिल्क। अब आप दूध पिएंगे और अगर दूध में से मलाई अलग नहीं हुई है तो मलाई जो है वो, मतलब मान लीजिए इस ग्लास में दूध है तो मलाई के यानी फैट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे मिक्सचर में सस्पेंडेड हैं, ठीक है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली हैं। यानी दूध में पहला सिप लेंगे वहां पर भी उतना ही होगा, लास्ट सिप लेंगे वहां पर भी उतना ही होगा, लेकिन फैट का जो मॉलिक्यूल है वो मिल्क के या अन्य जो भी पार्टिकल्स है उनके स्पेसिस के बीच में नहीं है, वो अलग से तैर रहा है, ठीक है, लेकिन वो होमोजीनियस भी नहीं है। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में तो पार्टिकल के बीच में पहुंच जाता है ना वो, राइट, वैसा माहौल भी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको कहेंगे आप कि वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है कोलॉइड की, पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। अब आप दूध में मलाई जो है वो अलग से नहीं देख पाएंगे अनलेस आपने दूध को सेटल कर दिया, रख दिया और कुछ समय बाद मलाई जो है वो ऊपर आ गई, बट अदरवाइज आप दूध में से मलाई अलग से नहीं, मतलब आप मार्क कर सकते कि देखिए ये मलाई तैर रही है, अनलेस मलाई ऊपर ना आ जाए ना, क्रीम ऊपर ना आ जाए। पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड स्कैटर अ बीम। अब नेक्स्ट चीज, पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, वो इतने छोटे नहीं है कि वो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में चले जाएं, यानी साइज बड़ा है यानी कि वो लाइट को स्कैटर करेंगे। पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो अगर जैसे कि आप एक कमरे में उसमें धूल उड़ रही हो और किसी कोने से जो है वो रोशनी पड़ रही है तो वो रोशनी की बीम आपको ऐसे दिखने लग जाती है ना, दिखती है ना, और उसमें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ रहे होंगे। सो दैट मीन्स उस सिचुएशन को बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि धूप के पार्टिकल से लाइट जो है वो, लाइट की जो रेज है मतलब वो स्कैटर हो गई जिससे लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो गया, राइट, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। बादलों में से भी आपको कई बार लाइट ऐसे चलती हुई नजर आ जाती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। They do not settle down when left undisturbed and hence a colloid is quite stable, ठीक है। अब how suspension is different from colloid? Colloid is a mixture, is a heterogeneous mixture, uniformly distributed solute in a solvent, but the solute does not settle down, ठीक है। एक सस्पेंशन में हो सकता है वहां पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो बट ओवर द पीरियड द सॉल्यूट विल सेटल डाउन, hence we will call it a suspension. But if a solute do not settle down or for a long period it does not settle down, we will call it a colloid, ठीक है। They cannot be separated from the mixture by process of filtration. अब आप सस्पेंडेड पार्टिकल को फिल्टर कर लेंगे लेकिन आप मलाई के पार्टिकल्स को अगर अलग से जुड़ नहीं गई है ना, जब तक क्रीम जुड़ती नहीं है तब तक आप मलाई को फिल्टर आउट नहीं कर सकते। किस दूध की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ताजा निकला हुआ जो दूध होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन से लेकिन आप अलग कर सकते हैं। चर्निंग अगर आप करेंगे, चर्निंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप करेंगे मिल्क की, ठीक है, तो बटर जो है वो, क्रीम जो है वो, फैट जो है वो ऊपर आ जाता है, राइट। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइड पार्टिकल्स। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, डिस्पर्जन मीडियम है और उसमें पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है, उसको हमें अलग करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती है, आपने घुमाया, ठीक है, घुमा रहे हैं आप तो जो हैवी पार्टिकल है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो अंदर की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा। तो इससे क्या होगा इवेंचुअली, और क्योंकि मिल्क में फैट पार्टिकल, क्रीम का पार्टिकल हैवी है तो वो बाहर की तरफ आ जाता है, राइट, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी कम होगी क्योंकि उसमें फॉर्म क्रिएट हो जाएगा इसलिए वो ऊपर आ जाता है। दो वो भारी होता है लेकिन उसमें फॉर्म क्रिएट हो जाता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, राइट। इन अ कॉलॉइड, so solute like component or dispersed particles in a colloid form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersion medium. So in case of a colloid, solute को आप कह रहे हैं dispersed phase और solvent को क्या कह रहे हैं, dispersion medium. So dispersed phase और dispersion जो है वो किसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, colloids के लिए। तो यहां पर आज के टॉपिक में आपको बहुत सारे टर्म्स जो है वो पता चले और इन टर्म्स की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, एलिमेंट कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद मेटल नॉन मेटल
मेटलॉइड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, solution, suspension और colloid, how they are different, what are the similarities if there are any, right? So ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं ताकि अगर इस पर सवाल बन जाए घुमा फिरा कर तो हम स्टंप ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। खैर, इन सब कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे जो है वो निखरते जाएंगे, डरिए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत गोलमोल बात कहीं हुई है, क्लैरिटी नहीं आई है, तो आगे आने वाले सेशंस में क्लैरिटी आ जाएगी। आप जानते हैं मेरे पढ़ाने की टेक्निक, एक सेशन में सब कुछ समझ नहीं आएगा आपको, धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता हूं। ठीक है, सो यहां पर आकर आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज करेंगे, चौहान सर हिस्ट्री। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है आपके द्वारा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।